Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you're watching RR Lectures. अच्छा, यहाँ पे मेरी आवाज़ कट होगी तो एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ स्लॉट्स खाली हुए हैं, तो वो आप कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट कर लें और क्लास स्टार्ट होने से पहले इस बैच में दोबारा से शामिल हो जाएँ। और अब यहाँ पे बात करेंगे जो मैंने पहली असाइनमेंट दी थी बच्चों को, जस्ट टू चेक के कितने पानी में हैं, तो उसका हाल जानिए यहाँ पे आगे जब मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, हुआ ये था कि एक असाइनमेंट थी मलिहा लोधी की ओपिनियन के ऊपर कि वो पढ़ के बच्चों ने अपने वर्ड्स में लिखना है, और वो मुझे फ़ीडबैक मिला तो मैंने कहा कि अच्छा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, इसको ऑनलाइन ही शेयर कर देती हूँ ताकि जिन्होंने वो किया है ना तो उनको भी समझ आ। मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने इस पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में लिखना है और अगर मुश्किल लगे तो आप वही वर्डिंग्स जो है ना न्यूज़पेपर वाली यूज़ कर सकते हो। और साथ में आपने हाइलाइट करना है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और कुछ ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, ठीक है। और इट वाज रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मलिहा लोधी का कॉलम था डॉन में, उसके बारे में। और वो दिया इसलिए था कि इट वाज़ इम्पोर्टेंट और मुझे लगा कि आजकल ये एक इशू चल रहा है, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में भी ये बात एक चल रही है कि इंडिया चाहता है कि किसी तरह वो परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसके मतलब ऑपोज़िट व्यू पाकिस्तान का है जो कि चाहता है कि जो है सारी दुनिया को ही एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सब लोगों की से होनी चाहिए मैटर्स में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे P5 परमानेंट 5 मेंबर्स थे तो जो है वो ही रहें या कुछ और इंक्लूड हो जाएँ। यानी कुछ लोग तो जो है ना मतलब इक्वालिटी हो लेकिन वो मोर देन इक्वल हों और बाकी जो बेचारे वो देखते रहें और उनकी सुनवाई कहीं कहीं भी ना हो। और हमारे कश्मीर इश्यू से भी ये बात बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसके बाद आती हैं, लेकिन काम क्या था, उस कॉलम को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा जी, जिस तरह मुझे रिसीव हुए उसमें मुझे ये बात तो फ़ील होगी कि मेजॉरिटी जो मेरे पास बच्चे हैं उनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है और कुछ लोगों के चेक करते हुए हालाँकि उसमें कुछ मतलब माइनर किस्म की मिस्टेक्स थी, लेकिन ओवरऑल ना वो इतना अच्छा एक्सप्रेशन था कि देखते ही दिल करता है कि इस बच्चे को जो है ना नंबर दे दो, ठीक है। और कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैम आप शेयर करती जो बाकी मतलब आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं ना, दूसरों का काम अच्छा लगा है, वो आप ग्रुप में शेयर करें। तो उसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं हेज़िटेंट हूँ। अगर मैं वो शेयर करती हूँ ना ग्रुप में, तो उससे ये होगा कि जिन बच्चों का थोड़ा-सा बेहतरी आ रही है या मतलब इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, वो बच्चे फ़ौरन दिल छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अच्छा हमारी पहली असाइनमेंट मैम ने जो है ना, हमें प्रेफ़र नहीं किया, मैम ने तो कुछ और लोगों को कह दिया कि ये अच्छा है। अब मतलब वो एक साइकोलॉजिकली ज़हन में बात बैठ जाती है। हालाँकि सीएसएस इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई पता नहीं होता कौन नंबर ले जाए, कौन रह जाए, ठीक है। ठीक है, इसमें मतलब सारा कुछ चलता है लेकिन बहुत दफ़ा मीडियोकर बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मतलब मेंटालिटी ये बन जाए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे तो कभी किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया, मुझे तो कभी किसी ने मतलब कहा ही नहीं कि इसका काम बड़ा एग्ज़ेम्पलरी किस्म का है, तो इस वजह से मैं नहीं वो शेयर करूँगी। हाँ, मैं ये एक ग्रुप बना दूँगी, आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप, उससे आप लोग अपनी चीज़ें खुद ही शेयर करें और उससे खुद ही सीख लें, ठीक है? तो मैं किसी की चीज़ शेयर करके ये नहीं कहूँगी कि इसने बहुत बेस्ट किया, मैं पर्सनल सबको बताऊँगी कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या आपने इम्प्रूव करना है। क्योंकि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा काम करने वाले भी आखिर में हिम्मत छोड़ देते हैं, ठीक है? वो जो रैबिट और वो जो कछुए वाली कहानी है, उसमें यानी इट इट हैज़ अ लेसन, ठीक है? कि बाज़ औक़ात परफ़ेक्ट लोग भी जो है ना, वो आखिर में आके ज़रा लेज़ी हो जाते हैं और कभी-कभी जो है बड़ा स्लो काम करने वाले भी बड़ा अच्छा कर जाते हैं। तो इस वजह से मैं शुरू में प्रेफ़रेंस नहीं दूँगी, मैं शुरू में मार्किंग नहीं करूँगी एज़ सच और नहीं बताऊँगी कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, पर्सनल सबको मैं अलग-अलग से गाइड करूँगी, ठीक है? और मैंने पर्सनल कमेंट्स किए थे और आई गेस कि मैंने वो जो पेपर चेक किया था ना, रेड मार्किंग की थी मैंने उसको, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। पता नहीं मुझे शायद मज़ीद सीखने की ज़रूरत है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो वो बहरहाल मैंने जो है ना जितने लोगों का आया था तकरीबन सबका चेक कर दिया। कुछ लोग जिनका लेट हो गया था उनका फिर मैंने कहा कि रात काफ़ी हो गई है और आपको पता है कि मैं कहती हूँ रूटीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो नेक्स्ट डे चेक करूँगी। ठीक है, ओवरऑल तो यहाँ तक बात। अब इसमें एक-एक किसी ने भी हाइलाइट नहीं किया और खुद से मेजॉरिटी बच्चों ने ये अज़्यूम कर लिया कि मैम ने कहा है कि इसकी प्रेसी लिख के दो। हालाँकि मैंने तो कहीं नहीं कहा था प्रेसी लिख के दो, मैंने कहा था बस रीराइट करो अपने वर्ड्स में और हाइलाइट करो प्रेसी में। साइकोलॉजिकली लोगों को ये लगा कि जब प्रेसी में तो हम हाइलाइट नहीं करते, तो किसी ने भी पॉइंट्स हाइलाइट नहीं किए, सिर्फ़ 2 या 3 बच्चे थे जिन्होंने किया।
अच्छा, कुछ ने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा तो इट्स ओके क्योंकि मैंने तो स्पेसिफ़ाई किया ही नहीं था कि आप रेसी की फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें या कैसे भी लिखें। लेकिन इससे एक चीज़ जो है ना मुझे जो समझ आई और जो मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊँगी कि हमेशा, हमेशा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करो। जो भी आपको टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वही चीज़ आपके फिर पेपर में काम आती है क्योंकि पेपर में आप एक जो है ना प्रिज़्यूम्ड असम्पशन लेके जाते हो कि एकेडमी में ऐसे करवाया था, हमें प्रैक्टिस में ऐसे करवाया था, तो हमने ऐसे ही करना है और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की ज़हमत ही नहीं करते। ठीक है? ये कई दफ़ा ये चीज़ हो चुकी है कि कभी-कभी प्रेसी के पेपर में आया था कि एग्ज़ैक्टली 1/3 और कभी-कभी जो है मतलब वो उसमें कोई मेंशन नहीं था। इस तरह ऐसे कभी-कभी होता है कि आपने जो वर्डिंग्स को आपने गौर से देखना है कि कितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है और किस तरह का मतलब क्वेश्चन कैसे आया है। आप लोग डायरेक्ट ऐसे देख लो और वो किसी और तरह का आया हो मतलब उसमें आपने आर्गुमेंटेशन देनी हो तो या आपने कंपैरिज़न करना हो किसी चीज़ का, आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, आपको आदत नहीं थी, आप बस धड़ाधड़ शुरू हो गए, जो एक ज़हन में लेके आए थे चीज़। तो पहली चीज़, पहली बात ये कि इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना सीखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने बड़ी जल्दी-जल्दी किया तो कटिंग, ओवरराइटिंग और आपको पता है कि ये तो बड़ा एक डेडली किस्म का सिन है सीएसएस में। कभी भी कटिंग, ओवरराइटिंग नहीं करनी और इतना आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी कि रफ़ इतना प्यारा रफ़ लिखना है कि जब आप नीट लिखोगे तो कभी आपको कटिंग या ओवरराइटिंग की ज़रूरत ना पेश आए। फिर कुछ लोगों की ग्रामर जो है ना कुछ लोग थे ज़्यादा नहीं, ग्रामर और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा कमी है, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 2 महीने लगाओ, अपनी डेली ग्रामर की प्रैक्टिस करो। कोई अच्छा सा यूट्यूब से कोर्स जॉइन कर लो, कुछ भी करो, ग्रामर को अच्छा करो, ठीक है? और जो बुक्स वगैरह हैं वो पकड़ लो, ठीक है? कोई बेसिक बुक्स ले लो ग्रामर की, जैसे वो टेंसेस मेड ईज़ी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वो उर्दू में ही एक तरह से एक्सप्लेन की हुई है, तो बिल्कुल इनिशियल लेवल की ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छा जी, फिर अगली बात जो थी ना वो ये कुछ लोगों ने कहा कि इट वाज़ सो लेंथी हमें वो करने में बहुत टाइम लगा। तो जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ़ एक छोटा-सा कॉलम था, आपने तो पता नहीं क्या-क्या बड़े-बड़े आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी है, तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो निकालेंगे लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि चीज़ पे नज़र डाली और चुटकियों में आपको जो है ना पता चल गया कि क्या करना है, क्या लिखना है। अच्छा जी, फिर एक और बात आई कि मैम ये टर्म्स हमारे लिए बिल्कुल नई थी, हमें यूनाइटेड नेशंस का कुछ पता नहीं है और कुछ चीज़ें थी उनको डिटेल में सर्च करना था। तो भई किसी ने मना नहीं किया, ज़रूर डिटेल में सर्च करो लेकिन इतना ओवरवेल्म नहीं हो जाना किसी भी चीज़ को देख के कि एक-एक चीज़ मैं इसके ऊपर पूरे-पूरे आर्टिकल्स पढ़ूँगी तो मुझे समझ आएगी और फिर मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख सकती हूँ। नहीं, सीएसएस में जो आपको मटीरियल आपके पास अवेलेबल होता है ना उस टाइम पे आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आपने अपनी बिल्ड कर लेनी है कि आप चीज़ों को देखो, समझ लो और एक्सप्लेन कर सको, ठीक है? इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, कॉलम में ही चीज़ें जो समझ आ रही हैं ना, वो ही एक्सप्लेन करो, बातों को घुमाना सीखो, ठीक है? अगर कोई चीज़ यानी इतना टाइम नहीं है सीएसएस में, आपको पता है कि 12 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट को 2 साल लगते हैं अगर आपने मास्टर्स करना हो और सीएसएस में आपको ये सारी चीज़ें 6 से 7 माह में करनी होती हैं। तो वो समझ लो कि 24 साल का काम आपने 6-7 मंथ्स में करना होता है। तो इसलिए आपको अपना मेंटल लेवल भी जो है ना इतना राइज़ कर लेना चाहिए कि आप जो है सीएसएस कर रहे हो, आप अपनी रेगुलर कोई डिग्री नहीं कर रहे कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एक आर्टिकल को टाइम देना है। बिल्कुल भी नहीं, आपने सिर्फ़ एक्सप्लेन करना है, ठीक है? और उसके लिए अब मैंने क्योंकि मुझे अब समझ आ गया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज़ जो दूँगी उसको और तरह की दूँगी, लेकिन बराए करम उसकी इंस्ट्रक्शंस को आपने फ़ॉलो करना है, फ़ोल्डर उसमें सही वाली जगह पे डालना है, इधर-उधर नहीं अपलोड करना। अच्छा, फिर हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग सा था और दिमाग हिल गया करते-करते, तो जनाब ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है, दिमाग को जगाना पड़ेगा, ठीक है? दिमाग को शुरू में ऐसे ही होता है और जब ऐसे लिखते हैं तो रोना आ जाता है, लिटरली रोना आ जाता है कि हमें सारी बात पता थी, हमने इतना कुछ पढ़ा लेकिन लिखते हुए एक जुमला नहीं निकल रहा था। तो इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे ना डेली अपनी वर्ड्स में बातें घुमा-फिरा के करने की आदत डालें, अपना व्यू पॉइंट क्लियर करना ये सारी चीज़ें सीख लेंगे ना, तो आपके लिए ऐसे तो चुटकियों का खेल है, कोई बात ही नहीं है। इट्स सो ईज़ी। और ओवरऑल जो मुझे एक चीज़ नज़र आई वो ये थी कि देयर वर 78 स्टूडेंट्स इन द क्लास और उसमें से 35 समथिंग ने सबमिट कराई असाइनमेंट
और हार्डली 4 या 5 देयर वर स्टूडेंट्स हू सेड कि मैम हमारा पीएमएस का एग्ज़ाम है, आप हमें एग्ज़ेम्पशन दे दें, ठीक है? उसके अलावा जो बाकी लोग थे ना, उन्होंने किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन देने की ज़हमत ही नहीं की, ठीक है? और हालाँकि हमारे पास ओवरऑल ग्रुप में तकरीबन 88 लोग थे और उसमें से जो क्लास जिन्होंने जॉइन की वो 78 थे और उसमें से भी जिन्होंने असाइनमेंट्स की और मतलब अपना एक वो दिया मतलब मुझे फीडबैक दिया और वो सारा कुछ किया, हार्डली 35। और मैं ये सोच रही थी कि मतलब यानी जिन लोगों ने कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने क्या सोच के ये क्लासेस जॉइन की। लेकिन बाकियों का स्लॉट्स आपने ज़ाया किए ना, बाकियों की जगह आपने ले ली। तो मतलब ये मैं मतलब 1 वीक देखूँगी, पीएमएस ख़त्म हो जाएगा, फिर जिन लोगों ने करना हुआ सीरियसली करेंगे, उसके बाद तो मैंने रिमूव करवा देना है सब लोगों को ना, कि मतलब वो लोग जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ठीक है? जिन लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, वो तो हैं, ठीक है? उनको भी मैं कहती हूँ कि ज़रा-सा जो है ना लाइफ़ को ज़रा सख्त हो जाएँ, ठीक है? और मतलब आप जो है ना बिज़ी आपका स्केड्यूल है, लेकिन आप भी तो देखें ना कितनी बड़ी पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ओवरऑल फिर जो मैंने बच्चों का फीडबैक लिया तो ठीक है, उसमें से यही बातें कुछ आईं मेरे पास और कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ थी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था और वाक़ई था, इसलिए कहा था मैंने। मुझे पता था, मैंने अगर कह दिया ना ग्रुप में वैसे ही कि इसको गो थ्रू हो जाएँ या रीड कर लें, तो हार्डली 4 या 5 लोग पढ़ेंगे, ज़हमत करेंगे पढ़ने की और उसके बाद उसको भूल-भाल जाएँगे। आज जो लिखा है और वो दिमाग की चूलें हिलेंगी ना, तो बस ये अब नहीं भूलता कि क्या इश्यू है, ठीक है? और इसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन भी किसी क्लास में आप लोगों को करूँगी, ठीक है? ये तो यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि वो लोग भी उनको भी हम ऑन बोर्ड ले लें जो नेक्स्ट क्लासेस में एस्पायर करें कि हमने जो है मैम के साथ नेक्स्ट बैच में शामिल होना है, कि किस तरह से मैंने अचानक एकदम असाइनमेंट दी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने की, ठीक है? जो लोग जॉब कर रहे थे या कुछ ने कहा भी कि मैम आपने तो 1 जून का कहा हुआ था तो जनाब फिर मेरे साथ रहेंगे तो सरप्राइज़ेज़ मिलते रहेंगे इस तरह के और चीज़ें, ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि आप लोग किस लेवल पे हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ है और मैं बहुत मुझे उम्मीद है, मैंने कुछ लोगों को कांग्रेचुलेशंस भी कहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रैस्प किया कॉन्सेप्ट को। ठीक है? और उसमें से किसी ने मुझे कहा था कि मैम ये मेरे लिए बहुत टफ़ था, लेकिन मैंने उसका देखा जो उसने प्रेज़ी की हुई थी एंड इट वाज़ अमेज़िंग, उसने इतना अच्छी की हुई थी ना, यानी अगर शायद मैं उसकी जगह अपनी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होती और मैं करती ना, तो शायद मतलब मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो मतलब बहुत जिन लोगों ने किया ना बड़ी मेहनत से, बड़ा अच्छा दिल लगा के मेरा दिल खुश हो गया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने 1 दिन में, मतलब मैंने आपको प्रियर कुछ नहीं बताया हुआ था कि मैं इस तरह कुछ करूँगी। लेकिन उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि डेली हैबिट तो बनानी पड़ेगी लोगों की कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें और इसमें ये यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल का अगर आपको नहीं पता तो फिर सीएसएस का कोई मकसद नहीं रह जाता। आपके बहुत सारे इश्यूज़ घूम फिर के इधर ही आएँगे, ठीक है? पाकिस्तान का इश्यू है, पैलेस्टाइन का इश्यू है, रशिया यूक्रेन वॉर है। अगर मतलब आप वर्ल्ड वॉर्स कर रहे हो, कोल्ड वॉर कर रहे हो, सारा कुछ, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी चीज़ें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है? और एक चीज़ मुझे कुछ लोगों का ये भी फ़ील हुआ कि पहली नज़र में जो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने वही लिख दिया, फिर मैंने उनको कहा कि रीड एट लीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है? उससे पहले नहीं लिखना आपने। उसको गौर से पढ़ो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यूनाइटेड नेशंस के रिफ़ॉर्म्स, हालाँकि यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं थी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिफ़ॉर्म्स की बात थी। तो मतलब वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? कंसंट्रेशन बेहतर करें और रीडिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाएँ, ठीक है? ग्रास्पिंग पावर जो है ना वो आपकी इन्हीं बातों से इंक्रीज़ होगी, आपको समझ आना शुरू हो जाए चीज़ें, आप पिक करने लग जाओ और जो नई-नई टर्म्स और वर्ड्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे। मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़े आपको और पूरा यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़े, वो करेंगे हम इंशाल्लाह, सारा कुछ होगा। लेकिन ये चीज़ अपने अंदर एबिलिटी ले आएँ कि आप न्यूज़पेपर पे नज़र डालें और आपको मसले के प्रोस एंड कॉन्स, बैकग्राउंड सारा कुछ समझ आ जाए, वो लिखा होता है कॉलम में, ठीक है? वो जो भी ऑथर होता है वो इस तरह का एकदम आउट ऑफ द ब्लू बात नहीं लिख देता, कुछ ना कुछ वो ज़रूर बताता है अंदर उसके। और अगर नहीं बताया होता तो फिर ये विकिपीडिया, गूगल ये किस लिए है ना, हमारी हेल्प करने के लिए ही हैं। और ठीक है, बाकी मैं फिर वही कहूँगी जिन लोगों की इंग्लिश नहीं है अच्छी, देखो अगर ग्रामर का मसला है ना, फिर जितनी मर्ज़ी अकेडमीज़ जॉइन कर लो, जो मर्ज़ी आप कर लो, ग्रामर का मसला नज़र आ जाता है, ठीक है? हालाँकि मैं मोबाइल पे आप लोगों के देख रही थी जो भी आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट्स करके दी, लेकिन एक नज़र में फ़ौरन इज़ और हैज़ और मतलब वो फ़र्क नज़र आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे गलती कर दी है, स्पेलिंग
एकदम नज़र आता है, यानी एक सरसरी नज़र भी डालो ना, वो गलती फ़ौरन पकड़ी जाती है, नज़र आ जाती है। यही चीज़ तो एक्सप्रेशन है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो और बहुत फ्लावरी चीज़ें ना, यहाँ पे मैं यही बात कहूँगी कि आप किसी के घर जाते हो, तो आपको ना जाते ही कुछ घरों में आपको अपनायत का एहसास होता है। कुछ घरों को आप देख के आपको लगता है ये ओवर, मतलब इन्होंने इसको क्या कर दिया है, इतना लेविश और इतनी ज़्यादा डेकोरेशन कर दी है, जो चीज़ें जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत वहाँ पे भी लगा दी हैं और मतलब घर को जो है ना बस चिड़ियाघर ही बना दिया है। तो यही फ़र्क हमारे राइटअप्स का भी है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, तो कोई वो कभी-कभी एग्ज़ामिनर को कोई चीज़ बहुत कंफ़र्टेबल लग रही होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है, ठीक है? जैसे एक मेरे पास आया इस तरह का असाइनमेंट थी, तो उसके अंदर बड़ा मतलब सिंपल वर्ड्स थे सारा कुछ, लेकिन बड़ा क्लैरिटी थी। ये मतलब पेपर कह रहा था कि मुझे खुद समझ आ गई मैम, मुझे सारा कुछ समझ आ गया। और वो मतलब हार्डली 3 टू 4 उसमें बातें थी उस पूरे कॉलम में, जो मतलब वो बता रही थी ना कि मसला क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। उस बच्चे ने वो सारी 3 या 4 चीज़ें जो थी ना वो इलैबोरेट करके लिख दी। एक पेज पे वो छोटा-सा, उसका सबसे छोटा-सा, सबसे थोड़ा मुझे लगता है उसी ने लिखा था। लेकिन वो बहुत अच्छा था। उसी को मेरा दिल किया कि इसको तो मैं नंबर दे दूँ। हालाँकि ओवरऑल उसमें 1-2 थोड़ी-सी ग्रामर की मिस्टेक्स थी, लेकिन अच्छा लिखा था, मतलब समझ आ रहा था। और फ्लावरी लैंग्वेज वो होता है कि आपने जो है ना घर को बस ओवर सजा लिया है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे अल्फ़ाज़ अभी नहीं डालने। अभी आप अपनी वोकैब जो है ना सिंपल-सिंपल प्रिपेयर करें, वो मैं आपको क्लासेस में साथ-साथ करवाऊँगी। हम सेंटेंसेस बना के देखेंगे, लेकिन कोई लफ्ज़ जो होता है ना वो किसी जगह अच्छा लग रहा होता है, किसी जगह नहीं अच्छा लग रहा होता। और प्रेसी की तरह अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो कभी भी प्रेसी में ना फ़नकारियाँ नहीं करनी, ठीक है? तो बस ये मेरी कुछ बातें थी जो इस मुझे असाइनमेंट से लगा कि आपको इस साथ जो है ना मैं शेयर कर लूँ। और जिन लोगों को मतलब नहीं भी है ना, तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप डेली प्रैक्टिस करें और इसी तरह न्यूज़पेपर से और मलिहा लोधी के ओवरऑल ना जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो फॉलो किया करें, उनके कॉलम्स को पढ़ा करें, उसमें से चीज़ें नोट किया करें। मुझे फ़ायदा हुआ है उनके कॉलम्स का, बहुत ज़्यादा हुआ है, बल्कि एक दफ़ा मैंने एक पूरा कॉलम लिख के देखा था। एग्ज़ाम से पहले की बात है, 6 दिन थे मेरे पास और मैंने कहा कि मेरी रिटन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये 6 दिन भी मैंने ऐसे नहीं ज़ाया जाने देने, आई विल डू माय बेस्ट। और मैंने उसके कॉलम जो थे ना, वो पूरे उठा के, तो मतलब लिटरली ना मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया, देख-देख के लिखा था। और पता नहीं करंट अफ़ेयर्स का ये कोई ऐसा एक पेपर आया, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई बात थी और वो डिट्टो सेम टू सेम जो बात थी ना, मुझे लगा कि वो कॉलम वाली बात है सारी जो उन्होंने पूछी है। मैंने वो सारे का सारा समझे कि बस वो लिखा हुआ था, हाथों से निकला हुआ था बस, मतलब मेरा जो है ना पेन जो है वो भागता जा रहा था, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इनको आप फ़ॉलो कर लें तो बड़ा अच्छा रह जाता है। और वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, क्लासेस कैसे